सर वो नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स समझ में नहीं आया सर ठीक से, उसके सवाल बने। क्या नहीं समझ में आया उसमें? सर वो आपने बताया था कि उसके कोएफिशिएंट्स ये होते हैं, सम अलग अलग प्रोडक्ट्स के, वो समझ में नहीं आया कैसे नहीं। मतलब सर आपने बताया था ना वो ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू, वो हाँ हाँ, वैसे वो कैसे निकाला? कोएफिशिएंट से हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस एक्स की कौन सी पावर आएगी उसके बारे में बताना था। तुम कल सुन रहे थे क्या? नहीं, इसको मैंने रीड करने का तरीका बताया था। हमारे पास 20 ऑब्जेक्ट्स है और इनको इन तीनों में बांटना है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 20 के 20 इसके पास आ जाए, इनके पास कुछ भी नहीं जाए, और ये जो ऑब्जेक्ट्स आने वाले इनके पावर में आ जाएंगे। जैसे ये 0x की पावर में, ये 0x² की पावर में, यानी ये 21 की पावर में। ठीक है, मतलब ऐसे आएगी ये टर्म, 1 की पावर में 20, x की पावर में 0, x² की पावर में 0। तो इसमें x का कोई x तो रहेगा ही नहीं। x की पावर 0 मीन्स वो 1 बन जाएगा, मीन्स इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी विदाउट x वाली टर्म, जिसका कोएफिशिएंट मान लो a0 ले रहे हो। फिर उसके बाद ऐसे कर रहे थे, इसको 19 दे दिया, इसको 1 और इसको कुछ भी नहीं। तो उस केस में देख लो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 19, x की पावर 1 एंड x² की पावर में 0। तो x की पावर 1 भी आ जाएगा। तो उसका कोएफिशिएंट चलो हमें दिख भी रहा है, लेकिन उसको हम a1 ले लेते हैं। तो a1 इंटू एक्स। उसके बाद ये देखना है क्या x² आता है क्या। तो x² भी आएगा, दो तरीके से आएगा x²। 19, 0, 1। तो देख लो यहाँ पे x² मिलेगा, या तो 18, 2, 0। यहाँ से भी x² मिलेगा। मतलब x² तो हमें मिलने वाला है, उसका कुछ कोएफिशिएंट आएगा, तो उसको a2 ले लेते हैं। ऐसे सर ही मतलब कोएफिशिएंट से मतलब नहीं। कोएफिशिएंट से मतलब नहीं, किसने पूछा कोएफिशिएंट चाहिए हमें? कुछ बोला नहीं गया ना, हमें तो बस पावर्स क्या क्या आ सकती है x की उसके बारे में कमेंट करनी है। ओके सर। तो ये a40 और x की पावर 40, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं? डिसिमिलर टर्म्स, मतलब जैसे ये x प्लस 2x, इनको डिसिमिलर थोड़ी बोला जाएगा, उसको तो हम 3x लिख सकते हैं। लेकिन x प्लस x² ये दोनों डिसिमिलर टर्म्स है। तो इसलिए हम x की अलग अलग पावर्स ढूंढ रहे थे इसमें कि क्या क्या आ सकती है। तो उसके थ्रू हम डिसिमिलर टर्म्स बता सकते हैं। तो 41 थे। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो। सर बाइनोमियल का होमवर्क वापस एक बार बताओगे क्या? बायनोमियल का होमवर्क सेक्शन ए था, एक्सरसाइज 1 थैंक यू सेक्शन सर। है। ठीक है। यस। फिर उसके बाद फाइंड द, या तो ये है पहले एक्सपांशन, 1 प्लस x² की पावर में 20। इन दिस एक्सपांशन फाइंड द, फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ odd degree terms, sum of coefficients of odd degree terms, but sum of coefficients of even degree terms.
सही है अभिषेक। सही है कौशल पहले का। लगाओ दिमाग लगाओ अपना। एक्सपांशन तो हम इसका देख चुके हैं। हाँ नहीं मल्हार गलत है। तो जो भी उसका एक्सपांशन आ रहा था उसमें जो कोएफिशिएंट्स आ रहे थे उन सबका हमें सम चाहिए। मतलब वो A0 प्लस A1 प्लस A2 अप टू A40 उन सबका सम चाहिए। कैसे आएगा बताओ। आसान, बहुत आसान है ये। हाँ सही है मल्हार। नहीं हर्षिता। ये देख लो, इसका एक्सपांशन तो हम कल ही देख चुके थे कि इसमें A0 आएगा, A1x, A2x स्क्वेयर, A3x क्यूब, ऐसे ही A40 इंटू एक्स की पावर 40 है उसका एक्सपांशन है। अब इसमें हमें A1 A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A40 इन सबका सम चाहिए। तो तुम बताओ x की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा। 1 1 1 दिख रहा है ना क्लियरली। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो वो सारे कोएफिशिएंट का सम हमें मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 1। तो वो पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दोनों तरफ पुट करना है। 1 + 1 + 1 की पावर में 20 एंड इधर A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A40। तो देख लो सारे कोएफिशिएंट का हमें सम मिल गया और वो कितना आ रहा है 3 raised to 20। 3 raised to 20। ये क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें। क्लियरली दिख रहा है x की जगह पे 1 पुट करने पे वो सारे कोएफिशिएंट का सम हमें मिल जाता है। तो पुट कर देंगे x की जगह पे 1। नहीं कौशल गलत है। एक सही है एक गलत है उसके बाद सेकंड एंड थर्ड में से। सर आप फर्स्ट वाला फिर से बता सकते हो? क्या सर ये फर्स्ट वाला फिर से बता सकते हो? इसमें कौन से स्टेप में दिक्कत है। कौन से स्टेप में दिक्कत है ये सर बताओ। हमने x x को 1 क्यों डाला? क्योंकि बेटा हमें इस क्वेश्चन में ये A0 A1 A2 A3 अप टू A40 इन सबका सम चाहिए था। तो तुम ही बताओ। अब जैसे हमने एक्सपांशन देखा तो यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे x क्यूब आ रहा है। तो वो हमें नहीं चाहिए था, उनकी जगह पे 1 चाहिए होगा। तब जाके ही तो हमें A1 A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 मिलेगा। तो इस वजह से x की जगह पे 1 पुट करना पड़ा। ठीक है। यस सर। इसमें हम अलग अलग कोएफिशिएंट्स निकाल के उसका एडिशन नहीं करेंगे। वो गधों वाली मतलब चीज हो गई, वो तो गधा मजदूरी हो गई। इसमें हमारे पास अब दिख रहा है एक्सपांशन हमारे सामने है। तो हमें क्लियरली दिखना चाहिए कि वहां पे x की जगह पे 1 पुट करने पे
इन सारे कोएफिशिएंट का सम हमें मिल जाता है, तो पुट कर देंगे। हाँ सही है, सेकंड का थर्ड का सही है, आर्या कौशल अब सही है। ठीक है, ये मिल गया। अब उसके बाद ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम चाहिए था, मतलब कौन सा चाहिए था हमें, a1 प्लस a3 a5 ये चाहिए था। तो कैसे करेंगे उसमें बताओ। ये तो मिल गया हमें। अब हम क्या कर देंगे, x की जगह पे -1 पुट कर देंगे। उससे होगा क्या, -1 पुट करने से इधर तो 1 बन जाएगा, 1 -1 प्लस 1 की पावर 20, एंड इधर आ जाएगा a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 माइनस a39 एंड प्लस a40, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देता हूँ अगेन में, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 माइनस a39 प्लस a40 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 माइनस 1 कैंसल आउट, 1 की पावर 21। अब हमें सेकेंड पार्ट में a1 प्लस a3 प्लस a5 ये चाहिए था। तो इस फर्स्ट को एंड सेकेंड को हमें क्या करना पड़ेगा बताओ आपस में। ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, हमें सिर्फ a1 a3 चाहिए, वहां पे a0 a2 नहीं चाहिए। तो हमें ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना रे, a1 a3 चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो सब्ट्रैक्ट करने पे a0 a2 ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 अप टू a39 इज इक्वल टू 3 की पावर 20 माइनस 1। तो देख लो, ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम हमें मिल गया। जितने भी ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट है उन सबका सम है ये, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 3 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2। ये क्लियर है सेकेंड। यस। किसी को कोई डाउट, -1 क्यों पुट किया, क्लियर है। -1 पुट करने से क्या होगा, ये ऑड डिग्री वाले माइनस में आ जाएंगे। अब इससे हम इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम भी निकाल सकते हैं, ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम भी निकाल सकते हैं। ऑड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना पड़ेगा, एंड जब हम थर्ड की बात करेंगे तो हमें फर्स्ट में सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, इसमें a1 प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमें इवन डिग्री के कोएफिशिएंट्स का सम मिलेगा। ठीक है, 2 टाइम्स, और ये इज इक्वल टू 3 की पावर 20 प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a40 इज इक्वल टू 3 की पावर में 20 प्लस 1 अपॉन 2। तीनों पार्ट क्लियर है या किसी को कोई डाउट। इसमें यही स्टैंडर्ड तरीका यूज करना पड़ता है, x की जगह पे 1, x की जगह पे -1, फिर ऑड के चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इवन वाले के चाहिए तो ऐड कर देंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। यस। सो पिछले वाली स्लाइड देखिए। हाँ नहीं, इसके भी पहले। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी बन जाएंगे जिसमें ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम पूछा, इवन वाले का सम पूछा है, यस। या तो टोटल कोएफिशिएंट का सम पूछा है, तो हम निकाल सकते हैं अब।
हो गया ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो। अब मिडल टर्म के बारे में हम जान लेते हैं। मिडल टर्म, ठीक है। तो ये x प्लस वाई की पावर में n, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बताओ? n+1। n+1 इसके एक्सपांशन में, तो इसमें अगर मान लो इस n को हम ऑड ले लेते हैं, n को अगर ऑड ले लिया तो तुम लोग बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहेंगे? इवन रहेंगे या ऑड रहेंगे? इवन रहेंगे सर। नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 रहते हैं एंड n ऑड है, तो ये कैसे आ जाएंगे? इवन। अब ये बताओ अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसमें कितने मिडल टर्म्स रहते हैं? जैसे मान लो ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने मिडल टर्म्स है? दो। दो मिडल टर्म्स है कि नहीं? तो अगर हमने n को ऑड ले लिया तो उसमें भी कितने मिडल टर्म्स रहेंगे? दो। 2। और वो कौन से रहेंगे? तो ये देख लो वो कौन से रहेंगे। तो वो रहेंगे n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ये दो वो टर्म्स रहेंगे। देन टू मिडल टर्म्स इसमें लिख लेना उसके आगे, ये जैसे इवन आगे नंबर ऑफ टर्म्स इवन, देन देयर आर टू मिडल टर्म्स, देन देयर आर टू मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स कौन से n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ठीक है। ये दो मिडल टर्म रहेंगे, n के टर्म्स में ही लिख रहे हैं हम लोग। अब वो देख लो, इस एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। n को ऑड ले लेते 5, ठीक है। तो x+y की पावर 5, n की जगह पे 5 ले लिया, तो इसका एक्सपांशन 5c0 x की पावर 5, 5c1 x की पावर 4 इंटू वाई, 5c2 x³ इंटू वाई स्क्वेयर, फिर उसके बाद 5c3 x² इंटू वाई³, 5c4 x इंटू वाई की पावर 4 एंड 5c5 y की पावर 5। तो इसमें मिडल टर्म कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है, ये वाली एंड ये वाली, ठीक है। अब ये कौन से पोजीशन की टर्म है? थर्ड। थर्ड पोजीशन की टर्म है। और ये कौन से पोजीशन की टर्म है? फोर्थ। तो देख लो n कितना है? 5। तो ये थर्ड पोजीशन की मिडल टर्म है, तो n+1/2th नंबर की टर्म है ये, थर्ड नंबर की, एंड 5+3/2th टर्म, इसका मतलब फोर्थ नंबर की टर्म है। तो इस तरीके से हमें दो मिडल टर्म्स मिल जाते हैं, ठीक, अगर n ऑड रहेगा तो n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म, ये दो मिडल टर्म्स रहेंगे। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बस दिखाने के लिए लिखा है। ये टोटल 6 टर्म्स दिख रहा है, तो ये थर्ड पोजीशन की टर्म एंड फोर्थ पोजीशन की टर्म, ये दोनों मिडल टर्म्स रहेंगे। n के टर्म्स में उसको कैसे लिखे? तो 5+1/2th एंड 5+3/2th टर्म, ठीक है। उसके बाद अगर सर हाँ
सर वो नहीं समझा सर, 5+1/2। क्या नहीं समझा उसमें? सर वो मतलब वैसा वैसा ही क्यों लिखा हमने सर वो 5+1/2? अरे तो एन के टर्म्स में लिखना है ना, एन यहाँ पे 5 है। अरे मतलब मान लो यहाँ पे कुछ दिया रहता 1001, तो क्या हम पूरा एक्सपांशन लिखते क्या वहां पे मिडल टर्म को ढूंढने के लिए? नो सर। नहीं ना, यहाँ पे 5 का है इसकी वजह से लिख लिया और उसको दिखा दिया एन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 1001 रहता तो 1002 टर्म्स लिख के तुम डिसाइड करते मिडल टर्म, नहीं ना। इसमें नो डायरेक्टली सर। अब लिख लिया हम किसे, 101+1/2th टर्म, ये उसकी एक मिडल टर्म रहेगी और दूसरी कौन सी रहेगी, 1001+3/2th टर्म, ये दोनों मिडल टर्म्स रहेंगे इसके एक्सपांशन में। ठीक है, यस सर, क्लियर। अब यहाँ पे 5 था, तो अगर ऐसे लिखना है डायरेक्टली हमें बताना है मिडल टर्म कौन से पोजीशन पे आएगा, तो 5+1/2th टर्म एंड 5+3/2th टर्म इन दो पोजीशन पे आएंगे। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। अब उसके बाद n अगर इवन है तो उस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, इवन या ऑड? ऑड हो जाएंगे। ऑड। एंड अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उसमें कितने मिडल टर्म्स रहेंगे, 1। एक मिडल टर्म। देन देयर इज ओनली वन मिडल टर्म, एंड वो कौन सी रहेगी, n/2 अलग से +1, ये 2 सिर्फ n के डिवीजन में, ठीक है, ये टर्म रहेगी n/2 + 1th टर्म, ये उसकी मिडल टर्म रहेगी। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे x + y की पावर अगर 4 लिख रहे हैं तो उसमें 4c0 x की पावर 4, 4c1 x³ इंटू y, 4c2 इंटू x² इंटू y², 4c3 इंटू x इंटू y³ एंड 4c4 इंटू y की पावर 4, ये आ जाएगा। और ये उसमें मिडल टर्म रहेगी, कौन से पोजीशन की टर्म है, थर्ड पोजीशन की, थर्ड पोजीशन की टर्म है। तो उसको अगर n के टर्म्स में लिखना है, मतलब इस 4 के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे, 4/2 + 1th टर्म, ये लिखेंगे। तो देख लो ये थर्ड पोजीशन की टर्म आ जाती है। क्लियर है ये मिडल टर्म? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? तो ध्यान रखना, अगर n ऑड रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 रहते हैं, तो उसमें दो मिडल टर्म्स आएंगे, n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म। n अगर इवन रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे, तो उसमें एक ही मिडल टर्म आएगी n/2 + 1th टर्म। ठीक है, यस। नेक्स्ट अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, मिडल टर्म से रिलेटेड, नोट करके लिख लेना। मिडल टर्म हैज greatest binomial coefficient. Middle term has greatest binomial coefficient. Greatest binomial coefficient. Middle term has greatest binomial coefficient. किसी भी इसमें n चाहे इवन रहे n चाहे ऑड रहे, तो मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा रहता है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एनसीआर, वो सबसे बड़ा रहता है मिडल टर्म का। ठीक है, बताऊंगा कैसे होता है, वो दिख भी जाता है हमें डायरेक्टली। इसके बाद ये लिखो सेकेंड पॉइंट, या तो पहले ये समझ लेते हैं उसके बाद ये लिखने में अच्छा रहता। ठीक है, पहले ये कंसेप्ट समझ लो।
या जो भी चीज है वो समझ लो। जैसे हम मान लो पावर 4 का एक्सपांशन दिखते हैं, ठीक है, पावर 4 का एक्सपांशन, तो उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कौन से आएंगे? 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अब इनकी वैल्यूज भी हमें पता है, ये 1 रहता है, ये 4 रहता है, ये 6 रहता है, ये 4 रहता है, ये 1 रहता है। अब इसमें मिडल टर्म एंड उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैसा है? 4c2 है, ये है मिडल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट 4c2 है ना। एंड ये बताओ क्या वो ग्रेटेस्ट है क्या यहाँ पे? यस सर। यस ये हमें दिख रहा है। अगर मान लो तुम्हें 5c0 के साथ भी देखना है तो देख लो, 5c1, 5c2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करनी, इसकी वजह से वही लिख रहा हूँ सिर्फ 5c4, 5c5। तो इसमें ये दो मिडल टर्म्स है, उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, इसकी वैल्यू 1, इसकी 5, 10, 10, 5, 1। तो देख लो मिडल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या ग्रेटेस्ट है? यस सर। है ना। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे, मिडल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये तो दिख गया होगा। अब दूसरा पॉइंट, पहले वो सुन लो क्या है। यहाँ पे देखो, जैसे ही हम स्टार्टिंग से मिडल टर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। एंड जैसे ही फिर मिडल टर्म से एंड की तरफ जाएंगे तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी, ठीक है। हाँ, अगर दो मिडल टर्म आ रहे हैं तो उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ये है, अप टू मिडल टर्म, स्टार्टिंग से मिडल टर्म तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बढ़ेगी एंड उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इधर भी देख सकते हो, मिडल टर्म तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बढ़ रही है एंड मिडल टर्म के बाद उसकी वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो लिखो इसमें सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग से देखना है, ठीक है। फ्रॉम द स्टार्टिंग, first value of the binomial coefficient increases up to middle term. First value of the binomial coefficient increases up to middle term. Value of the binomial coefficient increases up to middle term. Then it decreases. उसके बाद वो डिक्रीज करेगी, मिडल टर्म तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करेगी, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? यस सर। दिख ही रहा है ना क्लियरली, मिडल टर्म तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू बढ़ रही है, स्टार्टिंग से देख रहे थे, उसके बाद घट रही है, चाहे वो वहां पे n इवन रहे चाहे n ऑड रहे, दोनों में ऐसा ही हो रहा है। उसके बाद जो मिडल टर्म से इक्विडिस्टेंट होते हैं उन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू क्या सेम आ रही है क्या? यस सर। देखो, मिडल टर्म से एक पीछे जाएंगे तो ये मिलता है, मिडल टर्म से एक आगे जाएंगे तो ये मिलता है, दोनों की वैल्यू सेम। मिडल टर्म से दो पीछे जाएंगे तो ये, मिडल टर्म से दो आगे जाएंगे तो ये, दोनों की वैल्यू सेम। तो इसका मतलब जो टर्म्स मिडल टर्म से इक्विडिस्टेंट है उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू कैसी रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, तो लिख लो इसको, टर्म्स which are equidistant from the middle term, terms which are equidistant from the middle term terms which are equidistant from the middle term have same binomial coefficient, have same binomial coefficient, clear?
तीनों पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। तो ये भी लिख सकते हो इन तीनों पॉइंट्स के नीचे समझने के लिए, ये 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 एंड उनकी वैल्यूज। तो यहाँ से क्लियरली दिख जाएगा मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है। स्टार्टिंग से मिडिल टर्म तक बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू बढ़ती है देन घटती है, और जो मिडिल टर्म से इक्विडिस्टेंट होते हैं उन टर्म्स के बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये 3 पॉइंट है, ठीक है। तो एज ए एग्जांपल ये लिख सकते हो फर्स्ट में देन ये सेकंड में, ताकि ये तीनों चीजें दिख जाए। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। नो सर। ठीक है, तो अब सर इसके आप क्वेश्चन, एग्जांपल दिखा सकते हो एक बार? मतलब ये एग्जांपल नहीं है, वो बाइनोमियल जैसे इनकी जगह पे 4 ले लिया तो उसके एक्सटेंशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे, तो ये आएंगे। तो उसमें ये मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग से मिडिल टर्म तक वैल्यू बढ़ेगी देन घटेगी। देन तीसरे में इक्विडिस्टेंट जो रहेंगे मिडिल टर्म से उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम रहती है। सर हाँ सर इवन में जब टर्म्स इवन नंबर की रहेंगी तो उसमें वो जो तीसरा पॉइंट है सर उसको लेफ्ट साइड के टर्म्स को 5C2 से और राइट 5C3 से देखेंगे ना। हाँ, तो देख लो ना मिडिल टर्म से, अब ये दोनों सेम है। अब मिडिल टर्म से इक्विडिस्टेंट, तो यहाँ पे इस लाइन का रेफरेंस ले लेना। मान लो चलो यहाँ पे तो मिडिल टर्म का रेफरेंस लोगे, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो इसमें इस लाइन का जो मिडल में आती है लाइन उसका रेफरेंस ले लो। इस लाइन से जो इक्विडिस्टेंट रहेंगे उन बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आगे दोनों की वैल्यू सेम, जितना पीछे जाने पे 5C1 मिलता है उतना ही आगे जाने पे 5C4, दोनों की वैल्यू सेम, ठीक है। क्वेश्चन लिखो अब। फाइंड द मिडल टर्म ऑफ, find the middle term of 1 minus x square by 2 to the power 14। सेकेंड में 3a minus a cube by 6 to the power 9, ठीक है।
तो पहला वाला आ गया। यस सर। यस कितने मिडल टर्म्स रहेंगे? तो बस सोच समझ के थोड़ा, दो कैसे 1 रहेंगे? एक n इवन है 1 तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेंगे ना, तो ऑड टर्म्स रहेंगे तो एक ही मिडल टर्म आएगी, और वो कौन सी रहेगी? 8 नंबर 14/2 प्लस 1th टर्म, दैट इज 8th नंबर की टर्म रहेगी, तो T8। इधर T8 निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14C 7 है कि नहीं? 14C 7 ही रहेगा ना 8th वाले में। फिर माइनस, एक मिनट, -1 है, 1 है, 1 है, 1 की पावर में 7 एंड -x²/2 की पावर में 7। ठीक है, तो यह आ जाएगा -14C7 x की पावर में 14/2 की पावर में 7। ये वो मिडल टर्म रहेगी। किसी को कोई डाउट इसमें? क्योंकि जब हम जनरल टर्म लिखते हैं तो वो r+1th टर्म होती है, और इसके आगे क्या लिखते हैं? NCR लिखते हैं। तो यहाँ पे T8 8th नंबर की टर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 14C7 8 - 1 7। ठीक है, अगले वाले में कितने मिडल टर्म्स रहेंगे? 2 दो मिडल टर्म्स रहेंगे, तो 3a - a³/6 पावर में 9, 3a - a³/6 की पावर में 9, तो मिडल टर्म 9 + 1/2th टर्म, एंड कौन सी है? 9 + 3/2th टर्म, ये दो मिडल टर्म। तो ये 5th टर्म, एंड ये कौन सी आ जाएगी? 6th टर्म। ठीक है, तो 5th टर्म मतलब अब यहाँ पे T5, तो ये कितना आ जाएगा? 9C4 5th टर्म मीन्स 3a की पावर में 5 एंड -a³/6 की पावर में 4, एंड देन T6 6 नंबर की टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 9C5 3a की पावर में 4 एंड -a³/6 की पावर में 5। तो ये दोनों इसके मिडल टर्म रहेंगे। ठीक है, सर आपको क्वेश्चन का पेज दिखा सकते हो? हाँ एक मिनट, इसमें किसी को कोई डाउट? किसी पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं है ना? ये T8 है तो यहाँ पे 14C7 कैसे? ऐसे ही होता है, क्योंकि ये r+1th टर्म होती तो यहाँ पे NCR आता है, तो ये 8 नंबर की टर्म है तो यहाँ पे 14C7 आएगा। ये 5th नंबर की टर्म है तो 9C4, ये 6 की है तो 9C5। नेक्स्ट, अब जो नोट में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड, उसकी हेल्प लेनी है ये इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करने के लिए, NR की वैल्यू बताने के लिए। हाँ सही है अभिषेक। जैसे पहला, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है ये ऊपर में, तो हम पावर 7 वाले के बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। पावर 7 वाले के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिखेंगे तो वो क्या क्या आ जाएंगे? 7C0, 7C1, 7C2, 7C3, 7C4, 7C5, 7C6 एंड 7C7। अब ये बताओ इसमें कितने मिडल टर्म्स है?
2 ये वाली मतलब उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट को मैं राउंड कर रहा हूँ, ये दोनों मिडल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी एंड सबसे बड़ी रहेगी, है कि नहीं, सेम रहेगी एंड सबसे बड़ी रहेगी। और हमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 7CR ग्रेटर देन और इक्वल टू 7C3, यही सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, इससे बड़ा तो कोई होगा नहीं, क्योंकि इसके अलावा जितने भी आएंगे उन सबकी वैल्यू इन दोनों से तो छोटी रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे r की जगह पे 0, 1, 2 ये तो नहीं ले सकते, 5, 6, 7 भी नहीं ले सकते, यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई है, इसकी वजह से हम r की जगह पे क्या क्या ले सकते हैं, 3 एंड 4, ये दो वैल्यूज ले सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि यही ग्रेटेस्ट है। तो इक्विलिटी होल्ड कर सकती है, और वो कब करेगी, जब r या तो 3 होगा या r 4 होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो r या तो 3 रहे या 4 रहे, तो इक्विलिटी होल्ड करेगी और ये सेटिस्फाई होगा। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? तो जब भी बाइनोमियल इनइक्विलिटीज को सॉल्व करना होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में जो इनइक्विलिटीज आती है, तो उसमें हमें वो जो 3 पॉइंट हमने लिखे उसकी हेल्प लेनी होती है। अरे ऐसे इंटरवल के फॉर्म में मत लिखो रे कौशल, 0 to 6 क्या होता है, वो इसके बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है क्या r होल नंबर होना चाहिए ना। सर क्वेश्चन का पेज। करली ब्रैकेट में लिखो उसको, ये नहीं कि क्लोज 0 to ओपन 6 लिख रहे हो क्वेश्चन का। हाँ ये रहा, हाँ सही है तनीषा, 1 कहा गया, 6, 7 छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज, बाकी सारी मीन्स 0 से लेके 13 तक की सारी होल नंबर की वैल्यूज ये r ले सकता है 6, 7 को छोड़ के। बाकी लोगों को भी दिख रहा है क्या, 6, 7 के अलावा 0 to 13 के बीच की Yes, सारी sir. होल नंबर वैल्यूज ये r ले सकता है? यस कितने लोगों को दिख गया? अनुष्का, उसका मीनिंग अलग होता है, r बिलोंग्स टू होल नंबर एक्सेप्ट 6, 7, तब तो फिर वो सारे होल नंबर्स ले सकता है इंफिनिटी तक के। तो यहाँ पे अब इसमें वो नहीं लिखेंगे हम, 13 दिख रहा है हमें, ठीक है, तो मिडल टर्म देख लेंगे क्या आती है। ठीक है, अब पूरा नहीं लिखते जाएंगे, 14 लिखने पड़ेंगे हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट, हम तो बस मिडल टर्म की बात करेंगे, तो 13 + 1 बाई 2th टर्म, एंड कौन सी आएगी, 13 + 3 बाई 2th टर्म, इसका मतलब 7th टर्म एंड 8th टर्म, ये दोनों मिडल टर्म रहेंगे, तो उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या आ जाएंगे, 13C6 एंड 13C7, ये उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये 13, 6 ही सबसे बड़ा है, इसके अलावा इसके पीछे जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे एंड इसके आगे जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे वो सब इन दोनों से छोटे रहेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे r कौन सी वैल्यूज ले सकता है, ये 13C 0 से यहाँ तक एंड आगे ये 13C 13। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सबसे बड़ी है, इसके अलावा इसके पीछे और इसके आगे जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे उन सब की वैल्यू इन दोनों से छोटी, तो इसका मतलब r क्या क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये वैल्यूज ले सकता है यार।
क्लियर है? यस तो ऐसी इनइक्वालिटीज को कैसे डील करना है, क्लियर? सर Yes. 6 भी आएगा ना? हाँ, क्या कह रहे हो यश? नहीं सर, समझ। हाँ, हाँ नहीं लिख सकते बेटा, ये आर होल नंबर होता है ना, और जब तुम 0 to 13 लिखोगे तो उसमें क्या सारे होल नंबर्स आने वाले हैं क्या? नहीं, फ्रैक्शनल में भी आएगी कुछ क्वांटिटी, इरेशनल भी आएगी कुछ क्वांटिटीज, तो आर वो सारी वैल्यूज थोड़ी ले सकता है। आर होल नंबर भी तो होना जरूरी है, तभी तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफाइन होगा। ठीक है, यस सर। चलो अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे अब मेरे ख्याल से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में, मिडल टर्म के बारे में। अब हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में देख लिया, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसका होता है। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के बारे में देखेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग एंड कोएफिशिएंट अलग होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं, वो कंसेप्ट क्या है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल देने का मतलब क्या है, उसकी हमें कैसी वैल्यू देखनी है, बस एब्सोल्यूट। जैसे मान लो -3 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 3। मतलब अगर निगेटिव भी आ रहा होगा तो साइन को कंसिडर नहीं करना है, उसके मॉड को कंसिडर करना है हमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सर मॉड को कंसिडर करना मतलब समझा नहीं। अरे न्यूमेरिकल मींस इसका मॉड लेना रे। अगर माइनस में कोई क्वांटिटी आ रही है, कोई टर्म माइनस में आ रही है, आ सकती है ना हाँ, समझ गया। कोएफिशिएंट माइनस में, तो उसकी मॉड वाली वैल्यू को कंसिडर करना है, ये कह रहा हूँ। ठीक है, ओके। दो टर्मिनोलॉजीज होती है, एक तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड उसके बाद होता है अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अल्जेब्रिकली मतलब विथ साइन देखना होता है, अगर पॉजिटिव आ रही है वो टर्म और वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट है या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, पॉजिटिव आ रही है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो उसको हम अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव आ रही है, निगेटिव में बहुत छोटी वैल्यू है उसकी, सबसे छोटी, तो अल्जेब्रिकली तो वो ग्रेटेस्ट हो जाए, सॉरी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगी, लेकिन अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगी माइनस साइन की वजह से। ये क्लियर है पॉइंट? नहीं समझा। मतलब जैसे मान लो हमने ये लिखा, ये वैल्यूज लिखी, तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है? 5। ठीक है, मान लो ये पहली टर्म है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? T1। लेकिन अगर अल्जेब्रिकली बात करेंगे तो अल्जेब्रिकली कैसी रहेगी? स्मॉलेस्ट। अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगी। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूं -1 2 3 4 5, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है? T5। 5। एंड क्या वो अल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट है क्या? यस सर। यस है। सर। तो इसके प्रूफ में नहीं जा रहे हम लोग, प्रूफ काम में नहीं आता है, डायरेक्टली दो रिजल्ट में बताने वाला हूं, दो कंक्लूजन, उसी के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन, अगर मान लो ये x + y की पावर n का एक्सपांशन है एंड इसमें हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में कमेंट करनी है, तो हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, किसकी? n + 1 अपॉन 1 +
मॉड x बाय y की। ठीक है, अगर ये वैल्यू इफ दिस इज m और ये एक इंटीजर है, अगर ये इंटीजर आता है, देन देयर आर टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। Then there are two numerically greatest terms, Tm and Tm plus 1। तो ये कंक्लूजन होता है। इसकी वैल्यू अगर इंटीजर आ रही है तो यहाँ पे दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स रहे, m एक इंटीजर आएगा, इसकी वैल्यू रहेगी वो। ठीक है, इसकी वैल्यू है वो। अब अगर हमें x y की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन रहेगी तो बता सकते कि वो इंटीजर कौन सा आएगा। ठीक है, अभी तो बस ये अगर इंटीजर आ रहा है m, then there are two numerically greatest terms Tm and Tm plus 1। ये पहला कंक्लूजन है। अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आती है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स रहेंगे Tm एंड Tm plus 1। नेक्स्ट कंक्लूजन ये है, अगर ये इंटीजर नहीं आएगा, ये जो है इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, नॉट इंटीजर, is not integer, but it's is not integer, और ब्रैकेट में ये लिख लेना, its integral part is m। ये इंटीजर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ आ रहा होगा 1.2 3.2, तो इसका इंटीग्रल पार्ट m है। जैसे इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है बताओ? 1 इसका 1 इंटीग्रल पार्ट क्या है? 3 3। तो ऐसे ही जो भी वो वैल्यू आ रही है इसकी इंटीजर तो नहीं है, लेकिन उसका इंटीग्रल पार्ट हम m बता पा रहे हैं, तो उस केस में देन there is only one numerically greatest term, greatest term, और वो कौन सी रहेगी? Tm plus 1। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो उस केस में एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी, एंड वो कौन सी रहेगी? Tm plus 1। और ये m क्या है यहाँ पे? जो भी इसकी वैल्यू आ रही है उसका इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, यस सर। तो अगर इसकी वैल्यू इंटीजर आ रही है तो दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, अगर इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही है तो एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये दो कंक्लूजन है इसके वैल्यू के बेसिस पे। सर आप एक बार लास्ट वाला पेज दिखा सकते हो? प्रूफ बहुत बड़ा है इसका और उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, तो उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं आता प्रूफ का, तो सीधा कंक्लूजन का ही काम है।
लिख लिया? हाँ, ग्रेटेस्ट टर्म की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, वो नहीं बता सकते हम, वो सब ए एन के ऊपर एक्स वाई की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन से समझ में आ ही जाएगा। आप देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट वाला है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म वाला, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। तो लिखो, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, find the numerically greatest coefficient in the expansion of 3x minus 2 की पावर में 21। थ्री एक्स माइनस टू की पावर में 21। तो हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के बारे में कमेंट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये जो वेरिएबल होता है उसकी जगह पे 1 लेना होता है, ये जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 1 लेना होता है, ठीक है। एंड ये वैल्यू n की जगह पे कितना है 21 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब ये 3x है, x की जगह पे 1 ले लेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकली कोएफिशिएंट के बारे में बताना है, तो x की जगह पे 1, तो ये 3 अपॉन माइनस 2 इसका मॉड। अब इसकी वैल्यू ये 22, ये 5/2, तो ये आ जाता है यहाँ पे 44/5, दैट इज 8.8, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू इंटीजर तो नहीं आ रही है, तो इसमें एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी या ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और वो कौन सा रहेगा, कौन से टर्म का, यहाँ पे m इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इसका इंटीग्रल पार्ट, तो वो कौन से टर्म का रहेगा, तो t8 + 1 दैट इज 9th टर्म का कोएफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा न्यूमेरिकली। क्लियर है ये? और अगर मान लो टर्म बतानी होती तो वो हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू दे देंगे, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी होगी तो वो x की वैल्यू हमें दे देंगे, इसकी चिंता मत करना। लेकिन अगर कोएफिशिएंट के बारे में बात करनी है तो जितने भी वेरिएबल यहाँ पे आएंगे उन सब की जगह पे 1 ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें बस कोएफिशिएंट से मतलब है। तो वो कौन सी x की पावर का आता है उससे मतलब नहीं था। जैसे मान लो हम इसका एक्सपेंशन करते 3x की पावर 21, फिर उसके बाद 21 c 1, 3x की पावर में 20 माइनस 2 की पावर में 1, ठीक है। तो ये x की पावर 21, ठीक, और उसका जो कोएफिशिएंट आता है वो कौन सा है 21 c 0, 3 की पावर में 21। ये मैक्सिमम हमें दिखाना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट किसका है वो बताना है। तो इससे तो हमें मतलब नहीं है ये x की पावर 21 से, तो इस वजह से वो जो वेरिएबल होते हैं उसकी जगह पे 1 लेते हैं। पहला क्लियर? सर आप एक क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो? हाँ, सर एक क्वेश्चन विद न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो क्या? क्या कह रहे हो विथ क्या, फिर से एक बार कहो। अरे बोलो अब। सर आप एक क्वेश्चन विद वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे के बता सकते हो क्या? तो वो लेंगे ना आगे, रुको तो सही, अभी पहले न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की तो बात कर लेते हैं। यस सर।
बस ये मैं बताने वाला इसके थ्रू कि कोएफिशिएंट की अगर बात करनी होती है तो वेरिएबल की जगह पे हमें 1 लेना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, in the expansion of this, find numerically greatest coefficient numerically तो हो गया, अब algebraically greatest coefficient and algebraically least coefficient. Algebraically least coefficient. सही है अनुष्का। सही है यश। नहीं तनिषा, गलत है। अरे हिमांशु, 14th टर्म कहाँ से आएगी, कैलकुलेशन करो अच्छे से। ये उल्टा हो रहा है तुम लोगों से। जो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म आती है वो 35th पोजीशन की टर्म रहती है, एंड अल्जेब्रिकली लीस्ट वो 36th वाली रहेगी। चलो देख लो यहाँ पे, पहले तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात कर लेते कोएफिशिएंट की। तो 48 क्या है इसमें, 2 - 5x की पावर में 48, तो यहाँ पे 48 + 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे ये 2 दिया हुआ है। अब वहां पे देखो जो हम कंक्लूजन लिख रहे थे उसमें n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x/y, मतलब ये टर्म न्यूमरेटर में और ये y डिनोमिनेटर में था। तो वैसे ही यहाँ पे ये 2 न्यूमरेटर में रहेगा एंड x की जगह पे अब 1 ले लेना है क्योंकि कोएफिशिएंट की बात करनी है। तो -5 डिनोमिनेटर में, तो ये 49 × 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 35। तो इंटीजर आ गया, तो इसमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स है T35 एंड T36, ये दो रहेंगे। ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव आ रहा होगा
एंड कोई एक निगेटिव आ रहा होगा, हो सकता है। तो जो निगेटिव आ रहा होगा वो अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगा एंड जो पॉजिटिव आ रहा होगा वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट रहेगा। तो ये देख लो T35 के बारे में अगर हम लिखते हैं, ये लिखते हैं T35, तो यहाँ पे 48 C 34 आता है, 2 की पावर में 14 एंड -5 की पावर में 34 आएगा। x की पावर, x से हमें मतलब नहीं है तो वो नहीं लिख रहा हूं मैं, बस कोएफिशिएंट लिख रहा हूं। तो ये पॉजिटिव है या निगेटिव है बताओ? पॉजिटिव 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 है। एंड ये कैसा है? कोएफिशिएंट लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 34 आएगा, हाँ सही है, लेकिन हमें कोएफिशिएंट से मतलब है। तो ये तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो ये जो T35 है इज अल्जेब्रिकली लीस्ट, सॉरी अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट एंड ये T36 कैसा रहेगा? अल्जेब्रिकली लीस्ट। क्लियर है ये? इसमें किसी को कोई डाउट? तो T35 अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। एंड T36 अल्जेब्रिकली लीस्ट कोएफिशिएंट। हो गया ये? नेक्स्ट, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। greatest term in the expansion of सेवन माइनस 5x की पावर में 11 वेयर x is equal to 2/3, where x is equal to 2/3। तो अब देखो यहाँ पे टर्म की बात हो रही है तो x की वैल्यू गिवन है, तो यही x की वैल्यू हमें यूज करनी होगी वहां पे, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट रहता तो फिर तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 लेनी होती है, गिवन ही नहीं रहता, लेकिन गिवन है तो वहां पे टर्म की बात होगी। तो बताओ कौन सी है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म? फोर्थ टर्म, सही है, फोर्थ टर्म है। देख लो n कितना है, 11 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन -5 इंटू एक्स की जगह पे 2/3,
तो ये 12 अपॉन 1 प्लस ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 21 अपॉन 10, तो एलसीएम वगैरह लेंगे तो 120 अपॉन 31, तो ये वैल्यू आ जाती है 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। क्या आएगी हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस इसके इंटीग्रल पार्ट से मतलब था। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? 3। 3। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी रहेगी? 4th 3। नंबर की टर्म रहेगी, और उसको निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी? T11C3 7 की पावर में कितना आ जाएगा? 8 एंड -5 इंटू 2/3 की पावर में 3, ये वो टर्म रहेगी। भले ही अब इसका साइन निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमें न्यूमेरिकली की बात करनी है। अलजेब्रिकली अगर बोलते तो ये अलजेब्रिकली कैसी रहती? लिस्ट। लिस्ट। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। सर आप फिर से बता सकते हो क्या कि वो लीस्ट क्यों रहेगी? क्या? अरे तुम सुन रहे हो कि एक बार मैं बता रहा हूँ, मैं आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? इसमें ऐसा खास कुछ नहीं है, बस 2 कंक्लूजन थे उसके बेसिस पे कर रहे हैं, और 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक में कोएफिशिएंट पूछते हैं, एक में टर्म निकालने के लिए बोला जाता है। जिसमें टर्म बोली जाती है उसमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन रहती है। अब ये देखो, ये सब पुट किया, ये हमें 3 पॉइंट समथिंग मिला, तो इसका इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शन में मिला तो एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहेगी। उसका इंटीग्रल पार्ट 3 आ रहा है तो वो टर्म रहती है 4th पोजीशन की, तो उसको अगर लिखेंगे तो वो ये आ जाएगा। एंड इसमें ये -5 की पावर में ऑड है, तो ये निगेटिव आता है इसका साइन। तो ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट तो है, लेकिन अल्जेब्रिकली लीस्ट है। यस सर। तो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट अगर निकालनी होगी ऐसे क्वेश्चन में, तो हमें इसके अगर आजू बाजू की टर्म्स देखनी होगी। ये तो अल्जेब्रिकली लिस्ट है, तो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट के लिए हम देखेंगे T2, एक मिनट, T3 एंड T5, ये 2 टर्म्स देखेंगे। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही फिर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अल्जेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट रहेगी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन में अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट पूछा जाता तो, ये तो अल्जेब्रिकली लिस्ट है, तो इसके अगल बगल की जो टर्म्स है वो अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो सकती है, तो वो चेक कर लेंगे। ठीक है, और हाँ, ऑर्डर मेंटेन रखना है। पहले ये आएगा न्यूमरेटर में, उसके डिवीजन में ये आएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले ऊपर में यहाँ पे 5x लिख रहे हैं और नीचे 7, वो गलत हो जाएगा। ऊपर में ये पहले 7 आ रहा है तो यहाँ पे 7 अपॉन -5x एंड x की वैल्यू 2/3 तो पुट कर दी। लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 3 - 5x की पावर में, 3 - 5x की पावर में 15, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू है 1/5।
हाँ सही है, 4th and 5th, 4th and 5th। तो उसमें अगर अल्जेब्रिकली पूछी जाती तो वो भी निकाल लेते, अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म एंड लीस्ट टर्म, साइन के ऊपर डिपेंड करता वो। तो यहाँ पे n की जगह पे 15 + 1 अपॉन 1 प्लस मॉड पहले 3 देन अपॉन में -5x एंड x की जगह पे ये है, तो ये 16 अपॉन 4 दैट इज 4 आ रहा है, तो इंटीजर आ रहा है। तो इसमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है T4 एंड T5। तो देख लो T4 जब तुम लिखोगे तो उसका साइन आ जाता है निगेटिव, तो ये अल्जेब्रिकली लीस्ट रहेगी। एंड T5 जब लिखोगे तो इसका साइन आ जाता है पॉजिटिव, तो ये अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट रहेगी। ठीक है, यस तो क्लियर है, अल्जेब्रिकली लीस्ट एंड अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली Yes, ग्रेटेस्ट टर्म एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? यस और एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मतलब साइन पॉजिटिव ही हो, ये जरूरी नहीं उस टर्म का, वो निगेटिव भी हो सकता है, हमें बस उसके न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, अब इसका उल्टा एप्लीकेशन देखते हैं, जिसमें हमें कौन से पोजीशन की टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है वो गिवन है, वहां से हमें एन ढूंढना है। तो लिखो, इन द एक्सपेंशन ऑफ this fifth term has numerically greatest coefficient, then find n, तो हमें n फाइंड आउट करना है। n क्या क्या हो सकता है अगर फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो? अलग अलग आंसर क्यों? 7 कोई बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, वो इनइक्वलिटी के फॉर्म में पुट करो ना, वहां पे 7 ही आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो इसका कंसेप्ट, इसमें फिफ्थ पोजीशन की टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, ठीक है, और एक ही टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट दे रही है, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है, अब कोएफिशिएंट है तो x की जगह पे 1 ले लिया, तो इसकी वैल्यू आ रही है, कैसे आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए, फ्रैक्शन में आनी चाहिए, बोलो। इंटीजर आनी चाहिए या फ्रैक्शन? फिर से एक बार, एक ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है फ्रैक्शन में, एंड इसमें m कितना होगा? जैसे अगर m इंटीग्रल पार्ट होता है तो Tm+1 ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म रहती है,
तो m यहाँ पे आ जाएगा 4, मतलब इस टर्म का इंटीग्रल पार्ट 4 है, इस टर्म का इंटीग्रल पार्ट 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 and 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। बताओ। यस सर। ये m यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट होता है, मतलब इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, मतलब 4 and 5 के बीच में। तो ये n+5 और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 8/5 ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। तो 8/5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये कितना आ रहा है 32/5 +1 इससे छोटा, एंड ये 8, तो ये n+1, ये कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6.4 आएगा, और ये 8, तो यहाँ पे n माइनस कर देंगे तो ये कितना 5.4 एंड ये 7। तो इसके बीच में n नेचुरल नंबर होता है, तो कौन सा नेचुरल नंबर इसके बीच में आता है 6, तो n = 6 इसका आंसर है। क्लियर? यस क्लियर है ये? यस सर। यस सर। 7 कैसे बोल रहे थे तुम लोग? आर्या, कौशल, हर्षिता का भी 7 ही था, तनिषा का भी, कौशल का भी। ये इनइक्वलिटी के फॉर्म में नहीं पुट किया था क्या, या वहां पे डायरेक्टली m की जगह पे 5 लेके चल रहे थे? = ये ध्यान रखना, a की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो इसका मतलब वहां पे ये जो वैल्यू होगी ये फ्रैक्शन में आ रही होगी, ठीक है। और क्या आ रही होगी, तो इसके लिए हम m निकालेंगे पहले, ये t5 a की न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, मतलब tm+1 रहेगी, तो m कितना 4, तो इसकी वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी, तो 4 and 5 के बीच में, तो इसको 4 and 5 के बीच में पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा, और n होता है नेचुरल नंबर, तो वो a की वैल्यू इसके बीच में आती है 6। क्लियर है? दोनों तरीके से देख लिया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म या कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना भी देख लिया, अगर वो गिवन रहेगा तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना भी देख लिया। तो इसमें अब किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे। होमवर्क वही है, सेक्शन ए, आज नहीं दूंगा ज्यादा होमवर्क, ठीक। बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज नहीं, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये दो चीजें देखेंगे। उसके बाद हम सीरीज वाले पार्ट पे आ जाएंगे, जो दूसरा पार्ट है इस टॉपिक का। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। प्रैक्टिस करो, जिसको इसमें दिक्कत आई होगी, 2 ही कंक्लूजन है बस, तो सॉल्व कर लो, ये एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नहीं था।